बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 9 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स या कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड का टॉपिक डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हमने पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स का डिस्कस किया था, उसकी एक्सप्लेनेशन भी आज उसी से रेलिवेंट कुछ एक्सप्लेनेशन आज फिर होगी। अगर तो आपने उस टॉपिक को अच्छी तरह रीड किया है तो आज के टॉपिक आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊं कि व्हाट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्टूडेंट्स, आपको ये याद होगा कि अभी तक हमने 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की डिस्कशन कर ली है, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनिक बॉन्ड, देन कोवलेंट बॉन्ड, देन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड लास्ट में मेटालिक बॉन्ड की डिस्कशन की थी। इन सब को मिलाकर स्टूडेंट्स हमने एक ही नाम दिया हुआ था, विच इज़ केमिकल बॉन्ड। अब अगर हम स्टूडेंट्स इसमें मज़ीद एडिशन करें, या आप यूँ कह लीजिए कि केमिकल बॉन्ड के अलावा भी कुछ और फोर्सेस भी होती हैं जो कि अट्रैक्शन क्रिएट करती हैं, तो उन फोर्सेस को असल में हम नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आप यूँ कह लीजिए कि अगर केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो उस केमिकल बॉन्ड के स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ कुछ वीक फोर्सेस भी अवेलेबल होती हैं बाय नेचर, और उन्हीं वीक फोर्सेस को हम क्या नाम देते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर मैं जब आपको इसकी एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा तब आपको ये प्रॉपरली बात समझ आएगी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती क्या हैं। ठीक है जी। तो पहले आइए इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं जी। इन एडिशन टू केमिकल बॉन्ड, अब यहाँ पर केमिकल बॉन्ड का मतलब आपको मैंने अभी समझाया कि आप कह सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड मीन्स यहाँ पर बात हो रही है आयोनिक बॉन्ड, यहाँ पर बात हो रही है कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पर बात हो रही है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और यहाँ पर बात हो रही है मेटालिक बॉन्ड। ठीक है जी। अब इसको देखिए, इन एडिशन टू केमिकल बॉन्ड, यानी जो केमिकल बॉन्ड बन रहा है, चाहे वो आयोनिक है, चाहे वो कोवलेंट है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट है, मेटालिक है, इन केमिकल बॉन्ड्स की एडिशन यानी इनके अलावा कहते हैं जी कि कुछ रिलेटिवली इनसे मिलती जुलती लेकिन वीक फोर्सेस अवेलेबल हैं। वीक फोर्सेस यानी थोड़ी सी जो कमज़ोर होंगी, तो वीक फोर्सेस आल्सो एग्जिस्ट इन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या मौजूद होती हैं? ये वीक फोर्सेस मौजूद होती हैं, विच इज़ कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इन्हीं फोर्सेस को हम क्या नाम देते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी केमिकल बॉन्ड की एडिशन यानी उसके अलावा भी कुछ वीक फोर्सेस अवेलेबल हैं जो उन्हीं से मिलती जुलती हैं, विच इज़ कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक हो गया जी। अब आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखिए, अब मैंने आपके सामने एक नीचे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। पहली बात तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको नज़र आ रहा है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये एक क्लोरीन एटम है। इन दोनों एटम्स ने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग की हुई है, जिस वजह से इनके दरमियान जो इस वक्त केमिकल बॉन्ड है, इट इज़ कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड होने के साथ साथ ये दोनों जो एटम्स हैं, इन्होंने एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना लिया। कौन सा स्ट्रक्चर बना लिया है? मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल ये है जिसके दरमियान
आप देख सकते हैं ये एक बॉन्ड मौजूद है जिसको हम क्या नाम देंगे, कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह ये एक मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान भी एक बॉन्ड है विच इज़ कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह एक मॉलिक्यूल ये है, इसके दरमियान भी एक बॉन्ड है विच इज़ कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। तो इन तीनों बॉन्ड को हम मिलाकर क्या नाम दे देंगे, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब ये देखिए, आपको ये तो पता ही होगा कि हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। ये डिस्कशन हमने, आपको याद होगा, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के टॉपिक में की थी। ठीक है, वो किस बेस पर की थी, वो इस बेस पर की थी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं उनका डिफरेंस जो था, उस बेस पर हमने इन्हें कोवलेंट बॉन्ड का नाम भी दिया था। और ये भी कहा था कि इनके ऊपर डेल्टा साइन आएगा, जिसमें जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उस पर डेल्टा यानी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और ऑटोमेटिकली दूसरा जो एटम होगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसी बात थी। तो ये असल में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इन तीनों मॉलिक्यूल के दरमियान, ये जिस तरह मैंने इनके बारे में आपको बताया, ये इनके कौन से बॉन्ड हैं, केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड में कौन सा केमिकल बॉन्ड है वो भी आपको एडिशनली बता दिया है कि इस वक्त कौन सी एग्जांपल की बात हो रही है, कोवलेंट बॉन्ड की। ठीक हो गया जी। अब आप ये देखिए होगा क्या, होगा ये कि इस वक्त एक मॉलिक्यूल का क्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन की तरफ कुछ फोर्सेस क्रिएट करने की कोशिश करेगी। देखिए ना, ये तो इनका तो बॉन्ड पहले से बना हुआ है, केमिकल बॉन्ड विच इज कोवलेंट बॉन्ड। इनका भी बॉन्ड पहले से बना हुआ है, इनका बॉन्ड भी पहले से बना हुआ है। ठीक है, जो कि केमिकल बॉन्ड की बेस पर कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन इस मॉलिक्यूल का जो क्लोरीन है दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इधर भी हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है तो इस क्लोरीन पे भी नेगेटिव है। नो डाउट इनमें पहले से बॉन्डिंग हुई हुई है, लेकिन इनके दरमियान भी कुछ कह लीजिए कि अट्रैक्शन होगी। वो अट्रैक्शन अगर इस क्लोरीन की इस हाइड्रोजन के साथ है तो इस क्लोरीन की जाहिर सी बात है इस हाइड्रोजन के साथ होगी। तो असल में ये जो अट्रैक्शन हो रही है ये असल में आप कह लीजिए एक वीक फोर्सेस की बेस पर हो रही है, और उन्हीं वीक फोर्सेस की बेस पर हमने इसको क्या नाम दिया हुआ है, हमने इसको नाम दिया हुआ है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो असल में ये जो आप कह लीजिए कि एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, वीक फोर्सेस क्रिएट करेगा उनके दरमियान। उन्हीं वीक फोर्सेस की बेस पर हम इनको क्या नाम देंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक हो गया जी। अब आइए एक इसकी कह लीजिए कि प्रॉपर, ये तो हमने इसको स्ट्रक्चर वाइज देखा, अब इसकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की एक एग्जांपल देखते हैं। इसको यूँ समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल मैंने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर मैंने किसी भी अमाउंट में कह लीजिए कि HCl लिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो अमाउंट जो भी होगी, आपने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में केमिस्ट्री के ये पढ़ा था कि क्वांटिटी जितनी ही मर्जी क्यों ना हो, इट इज़ इक्वल टू 1 मोल। इट इज़ इक्वल टू 1 मोल। यानी इस वक्त मैंने HCl लिया हुआ है जिसकी क्वांटिटी 1 मोल है। ठीक हो गया। और किस फॉर्म में लिया हुआ है HCl? लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में? लिक्विड। ठीक हो गया जी। ये सारा इसके अंदर क्या है, HCl। अब HCl के जो मॉलिक्यूल्स होंगे जो इधर आप कह लीजिए, मैंने कहा आपको लिक्विड फॉर्म में है, वो सब के सब इस तरह अरेंज हुए होंगे, उनकी अरेंजमेंट इस तरह होगी। ठीक है, जिनमें आप कह लीजिए केमिकल बॉन्ड भी होगा और वीक फोर्सेस वाली इंटरमोलेकुलर फोर्सेस भी होंगी। अब होगा ये कि इधर जो आप कह लीजिए HCl है, जिस HCl में केमिकल बॉन्ड है, मैंने अगर उस केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करना है तो उसको ब्रेक करने के लिए मुझे 430 किलो जाउल पर मोल, या फिल वक्त उन्होंने शायद 430 किलो जाउल ही लिखा है, किलो उसकी अमाउंट है, जाउल यूनिट है। ठीक है जी। तो मुझे 430 किलो जाउल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है
अगर मैंने HCl के दरमियान का बॉन्ड तोड़ना है, यानी अगर HCl इस फॉर्म में है, इस लिक्विड में HCl इस फॉर्म में है HCl, तो जाहिरी सी बात है इनके दरमियान जो मौजूद है वो क्या है, केमिकल बॉन्ड। कौन सा केमिकल बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। अगर उसको ब्रेक करना है या उन बॉन्ड्स को ब्रेक करना है तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे 430 किलो जाउल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। यानी अगर मैं इतनी एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ इस लिक्विड को, तो इस लिक्विड में जितने भी HCl हैं वो तमाम के तमाम इस एनर्जी पर अपने दरमियान का जो बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड यानी कोवलेंट बॉन्ड, उसको स्प्लिट कर देंगे, उस बेस पर वो टूट जाएगा। और जाहिरी सी बात है अगर यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में है तो जैसे ये टूटेगा तो किसी ना किसी वजह से किस स्टेट में चला जाएगा, गैस में, और जाहिरी सी बात है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस बन जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जब केमिकल बॉन्ड टूटेगा तो मैंने ये बताया कि ये HCl है, ये आप एक और HCl की बात कर लें। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपको पता है क्या मौजूद है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब अगर इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को स्प्लिट करना है तो इनके लिए आपको रिक्वायरमेंट है 17 किलो जाउल एनर्जी की, यानी 17 किलो जाउल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बीकर में आपने HCl लिया, उस HCl को आप नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो 17 किलो जाउल पे पहले तो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटेंगी। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटेंगी तो टूटने की वजह से सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस पर, थोड़ा सा दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे। देखिए ना, यहाँ पे ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव हैं, एक दूसरे के क्लोज हैं, क्योंकि इनके दरमियान वीक फोर्सेस भी मौजूद हैं विच इज़ कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लेकिन जैसे ही इनको हीट प्रोवाइड की जाएगी पहले इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटेंगी। यानी आपने अगर 17 किलो जॉल एनर्जी प्रोवाइड की तो पहले इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटेंगी, और फिर अगर आप उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को मज़ीद बढ़ा देते हैं नियरली 430 किलो जॉल, तब उसके दरमियान का क्या टूटेगा, केमिकल बॉन्ड। तो आपका इसमें मौजूद सारे का सारा जो लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस बना देगा। तो ये असल में स्टूडेंट्स आपका टॉपिक था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, कि देखिए केमिकल बॉन्ड टूटने से पहले कुछ स्पेसिफिक फोर्सेस हैं जिनको हमने नेचुरली फोर्सेस का नाम दिया है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की इंपॉर्टेंस इस वजह से है कि इन्होंने हर मॉलिक्यूल को एक दूसरे के क्लोज किया होता है। अगर ये टूट जाएंगी तो एक एक मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस पर आना शुरू हो जाएगा, फिर उनको ब्रेक करना उनके दरमियान के बॉन्ड को ईजी हो जाएगा। लेकिन ईजीनेस जितनी मर्जी हो, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसकी रिक्वायरमेंट है जो कि लगेगी तब ही वो क्या होगा, स्प्लिट होगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक ये आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का टॉपिक था। आइए इसे अब हम रीड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसके लिए अपनी बुक के आप पेज नंबर 66 पर आ जाइए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एज डिस्कस अर्लियर, द फोर्सेस दैट होल्ड एटम्स इन अ कंपाउंड आर केमिकल बॉन्ड। ये बात हमने पहले डिस्कस की थी कि जो फोर्सेस एटम्स के दरमियान मिलती हैं और उनको कंपाउंड बनाती हैं या मॉलिक्यूल बनाती हैं, दैट टाइप ऑफ फोर्सेस आर नोन एज केमिकल फोर्सेस। इन एडिशन टू दी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस, यानी ये कौन सी फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस। कहते हैं रिलेटिवली वीक फोर्सेस आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। कुछ वीक फोर्सेस भी हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं, और इन वीक फोर्सेस को हम क्या नाम देते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है जी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात और है इंफॉर्मेशन के तौर पे, वो याद रखिए कि केमिकल बॉन्ड हमेशा एटम्स के दरमियान बनता है। जिस तरह हाइड्रोजन एक एटम है, क्लोरीन एक एटम है, ठीक है, इनके दरमियान जो बॉन्ड बना वो कोवलेंट बॉन्ड यानी एक केमिकल बॉन्ड है। यानी जितने भी केमिकल बॉन्ड्स हैं वो तमाम के तमाम एटम्स के दरमियान बनते हैं, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो किन के दरमियान होती हैं, मॉलिक्यूल के दरमियान। ये जिस तरह एक मॉलिक्यूल HCl का है
दूसरा मॉलिक्यूल भी HCl का है। तो एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन ने दूसरे मॉलिक्यूल के क्लोरीन को क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, द बॉन्डिंग एंड इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर शोन बिलो। नीचे वही दिखाया है जो मैंने सामने किया हुआ है, आप उसको कॉपी कर सकते हैं। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे मूव करते हैं। इट रिक्वायर्स अबाउट 17 किलो जूल एनर्जी टू ब्रेक दीज इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बिटवीन 1 मोल ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल्स टू कन्वर्ट इट इनटू गैस। इस पूरी लाइन का मतलब यही होगा कि अगर एक HCl का मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तो इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको तोड़ने के लिए 17 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर इतनी एनर्जी आप इनको प्रोवाइड कर देते हैं तो जो आपके पास लिक्विड में जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो इस एनर्जी पर टूटने पर वो जो HCl आपके पास अवेलेबल था लिक्विड फॉर्म में, कंसंट्रेशन उसकी कितनी थी 1 मोल, वो सारी की सारी लिक्विड फॉर्म में HCl किस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, गैसियस स्टेट में। ठीक हो गया जी। Whereas about 430 kilojoule energy is required to break the chemical bond। तो यही बात आपको बताइए कि HCl के दरमियान का जो केमिकल बॉन्ड है उसको स्प्लिट करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए 430 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये स्टूडेंट असल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का टॉपिक है जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी। और इसी से एडिशनल एक बात है जो कि आगे स्टार्ट हो रही है, विच इज़ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है जी, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है। इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने प्रिपेयर करना है और इसमें इंपॉर्टेंट MCQs भी हैं। फॉर एग्जांपल कि 1 मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड डैश एनर्जी टू स्प्लिट इट केमिकल बॉन्ड, तो आप उसका आंसर 430 याद करेंगे। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिख दिया जाए तो उसका आंसर 17 किलो जूल होगा। ठीक है जी। तो इसको आपने एज अ MCQs के तौर पे भी प्रिपेयर करना है एंड एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी इसको प्रिपेयर करना है। अच्छा जी, अब मूव करते हैं। साथ ही इसका दूसरा टॉपिक है, छोटा सा एक टॉपिक है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बात बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको ये कहा कि आज का हमारा टॉपिक काफ़ी हद तक पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड से रिलेट करता है। तो अगर तो आपने उस टॉपिक को सही तरह पढ़ा था तो ये टॉपिक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन का हम इजीली रीडिंग में ही कवर कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अब हम रीडिंग में कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि एक इम्पॉर्टेंट बात है कि डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन का मतलब क्या है। देखिए, डाई का मतलब होता है 2, पोल यानी एक स्पेसिफिक एरिया। तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन का मतलब ये है कि दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक एरिया में कांस्टेंट एनर्जी के साथ एक कह लीजिए कि कांस्टेंट फॉर्म में आना और बनना शुरू हो जाएंगे, यानी एक ऑर्डर फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे। इंट्रैक्शन यानी अट्रैक्शन, यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आ जाएंगे, एक ऑर्डर फॉर्म में आ जाएंगे और उस ऑर्डर फॉर्म में उनके दरमियान क्या होगी, अट्रैक्शन। और उससे पहले एक बात ये भी याद रखिए कि हमने अभी जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात की है, आप जितनी भी फोर्सेस होती हैं कोलेक्टिवली, यानी तमाम की तमाम फोर्सेस को मिलाकर हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं विच इज़ वंडर वाल फोर्सेस। ये आपका डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के टॉपिक की फर्स्ट लाइन आप देख सकते हैं, उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है वंडर वाल्स फोर्सेस। ये अब एक स्पेसिफिक नेम है जो कि इनको प्रोवाइड किया गया है। यानी अगर मैं यूँ कहूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बीकर है, उस बीकर में पूरे का पूरा बीकर जो है वो मैंने HCl से कम्प्लीटली फिल्ड किया हुआ था। तो HCl फर्स्ट ऑफ ऑल एक लिक्विड है, लिक्विड सोल्यूशन है जो कि मैंने यहाँ पर लिया हुआ है।
और लिक्विड सोल्यूशन होने के साथ साथ उसकी जितनी भी क्वांटिटी होगी इट इज़ इक्वल टू 1 मोल। अब मैं ये कहूँगा कि मैंने 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज अ लिक्विड फॉर्म में लिया हुआ है, तो अब इसके अंदर जितनी भी आप कह लीजिए इस पूरे लिक्विड में जितनी भी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी उन तमाम को कलेक्टिवली मिलाकर मैं क्या नाम दूंगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक हो गया जी। बाकी स्टूडेंट्स हम जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का टॉपिक है जिसका मैंने आपको ऑर्डर फॉर्म में एक वर्ड बताया है, एक वर्ड लिखने का मकसद ये है कि आपने इस वर्ड को याद रखना है, ऑर्डर फॉर्म। क्या वर्ड है? ऑर्डर फॉर्म। ठीक है जी। तो आइए इसे रीडिंग में अब हम कवर करते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जी, all the intermolecular forces which are collectively called van der Waals forces are electrical in nature। पहली बात तो ये हमें समझ आ जाती है, जैसा कि आपको बताया गया कि जितनी भी फोर्सेस हैं इनको मिलाकर हम क्या नाम देंगे, इनको कंबाइन करके हम क्या नाम देंगे, van der Waals forces। और दूसरी बात यह है कि दे आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर। इलेक्ट्रिकल का मतलब ये है कि इनके ऊपर चार्जेस होते हैं जिस वजह से ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती हैं। They result from the attraction of opposite charges which may be temporary or permanent। अब दूसरी बात यह है कि इनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो या तो टेम्परेरी होंगे, कुछ देर के लिए होंगे, या परमानेंट होंगे, हमेशा के लिए होंगे। लेकिन हमेशा चार्जेस क्या होंगे? ऑपोजिट। ऑपोजिट से मुराद कि अगर एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो अल्टीमेटली दूसरे के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। अब अगली बात आने लगी है जी स्टूडेंट्स, इसको गौर से सुनिएगा। The unequal sharing of electrons between two different type of atoms। यहाँ तक क्या बात हुई है इसको सुनिए। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि जो म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है वो अनइक्वल है, और अनइक्वल की रीज़न हमेशा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। और आपने ये पीछे पढ़ा था कि जितने भी हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं ऑल ऑफ ऑल आर पोलर। तो यहाँ पर अब हम पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। इसको दोबारा सुन लीजिए। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम यानी हेटेरोएटॉमिक मेक वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल स्लाइटली पॉजिटिव एंड अदर एंड इज स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज। मतलब आप यहाँ पे यूँ कह सकते हैं कि ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन है और उसके साथ क्लोरीन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन एंड क्लोरीन यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दोनों के दोनों पोलर हैं। पोलर क्यों हैं? क्योंकि इनमें आप देख सकते हैं इनके एटम्स क्या हैं? डिफरेंट एटम्स होने की वजह से ये पोलर हैं। ठीक हो गया। पोलर यानी डिफरेंट एटम्स, और इनको आप क्या नाम दे सकते हैं? हेटेरोएटॉमिक। अब क्योंकि ये डिफरेंट एटम्स हैं तो डिफरेंट एटम्स होने की वजह से इनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, या कह लीजिए कि शेयरिंग अनइक्वल है। अनइक्वल से मुराद ये है कि एक नेगेटिव होगा, दूसरा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इक्वली नहीं है, जिस वजह से क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जबकि हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गया जी। As shared pair of electron is drawn towards more electronegative atom। shared pair यानी जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग करेंगे और उनकी बेस पर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो जो एटम होगा वो हमेशा पार्शली नेगेटिव चार्ज होगा, जैसा कि क्लोरीन है। और इन हाइड्रोजन क्लोराइड द अदर एंड ऑटोमेटिकली बिकम्स पार्शली पॉजिटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पर देखा जाए तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। होपफुली याद होगा आपको कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो थी वो थी 3.2, जबकि हाइड्रोजन की कम थी, वो थी 2.2। अब क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाता है। ठीक हो गया जी। आगे सुनिएगा। व्हेन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट एट डिफरेंट पोजीशंस इन अ मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में डिफरेंट पोजीशंस, यानी अब एक बीकर में अगर मैंने फॉर एग्जांपल HCl लिया हुआ है तो वो एक बीकर में सिर्फ एक मॉलिक्यूल तो नहीं ना होगा,
मैं कह लीजिए कि थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल अवेलेबल होंगे उस बीकर में। कहता है जी एडजेसेंट मॉलिक्यूल will arrange themselves in such a way that negative end of that molecules come near to the positive end of the other molecule, कि नेगेटिव एंड एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड के करीब आने की कोशिश करेगा। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप यूँ समझिए कि ये एक HCl है, इस HCl में ये एक मॉलिक्यूल है जिस पे इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। इसी तरह एक और HCl का मॉलिक्यूल ले लीजिए, ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव। इस तरह थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो एक बीकर में होंगे। अब ये जो थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल इस बीकर में होंगे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के, जो कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ये क्या करेंगे, ये आपस में अपने एटम्स को, एडजेसेंट एटम्स को अरेंज करेंगे। अब आपको नज़र आ रहा है ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एडजेसेंट मॉलिक्यूल है, ये भी एडजेसेंट है। एडजेसेंट मतलब एक स्पेसिफिक फॉर्म में ये एडजस्ट हो गए। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये अपने क्रिएट कर लेगा एक बाउंड्री। बाउंड्री से मुराद के ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के क्लोज तो आएगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, लेकिन एक स्पेसिफिक पाथ तक, एक स्पेसिफिक कह लीजिए जगह तक एक दूसरे के क्लोज आएंगे। और जब ये क्लोज आएंगे तो ये एक स्पेसिफिक बाउंड्रीज क्रिएट कर लेंगे, स्पेसिफिक बाउंड्रीज क्रिएट कर लेंगे, जिनको असल में हम यहाँ पर क्या नाम देंगे कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक बाउंड्री के बाद इनमें क्या क्रिएट हो जाएंगी, नेट फोर्सेस। नेट मीन कांस्टेंट, ठीक है। यानी एक मॉलिक्यूल HCl का दूसरे मॉलिक्यूल के क्लोज आएगा, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो एक स्पेसिफिक कह लीजिए प्लेस तक क्लोज आएगा और वहाँ पर आकर रुक जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। इस वक्त हम कहेंगे कि इनके दरमियान नेट फोर्सेस क्रिएट हो चुकी हैं, ठीक है। It results in a net forces of attraction between oppositely charged ends of two adjacent molecules. Word molecule का यूज हुआ है कि एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान नेट फोर्सेस जो हैं वो आ चुकी हैं एडजेसेंट एटम्स के दरमियान, ठीक हो गया जी। और कहते हैं कि जी दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। और इन्हीं नेट फोर्सेस को जो कि इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान आई हैं, इनको हम डाइपोल डाइपोल का नाम दे रहे हैं। डाइपोल मीन्स एक इसने पोल क्रिएट किया हुआ है, एक पोल इसने क्रिएट किया हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइपोल। इसी तरह एक मॉलिक्यूल अगर ये एक नेक्स्ट होगा, उनके दरमियान पोल्स बनेंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइपोल। तो असल में इस तरह नेचुरली तौर पर ये लिक्विड जो HCl का है ये पाया जाता है, जिसमें पोलिंग यानी पोलैरिटी होती है, पोल्स बने हुए होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से हम इनको नाम देते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। तो ये स्टूडेंट असल में आपका टॉपिक था आज का, जो कि हमने डिस्कस किया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का एंड डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन का। आपने स्टूडेंट इस टॉपिक को MCQs के तौर पर प्रॉपरली प्रिपेयर करना है, इसलिए आज हम अपना वर्क फॉर डे 9 यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 10 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन की बात की थी। स्टूडेंट्स, आपको ये भी याद होगा कि हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को टेम्परेरी और परमानेंट का नाम भी दिया था, और साथ ही साथ हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पर हमने डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन या डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन इन मॉलिक्यूल्स की डिस्कशन की थी कि जैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान बनेंगी तो उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। आपको याद होगा मैंने ये कहा था कि जब उन्हें स्प्लिट किया जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से फार अवे, थोड़ा थोड़ा दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जब जाहिरी सी बात है उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनेंगी तो वो एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे। जब वो एक दूसरे के मॉलिक्यूल क्लोज होना स्टार्ट करेंगे तो वो एक स्पेसिफिक, कह लीजिए कि स्पेसिफिक क्लोजनेस में आएंगे।
और उस क्लोजनेस की वजह से उनके ऊपर स्पेसिफिक चार्जेस भी मौजूद हैं, तो उनके दरमियान एक नेट फोर्सेस क्रिएट हो जाती हैं, जिन नेट फोर्सेस को हमने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का नाम दिया था। तो इसी से रेलिवेंट हमारा आज का टॉपिक है विच इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए, इसके नाम से आपको ये बात समझ आ रही होगी कि यहाँ पर हमने बॉन्डिंग की डिस्कशन करनी है, लेकिन जो बॉन्डिंग की डिस्कशन यहाँ पर होगी उसकी इम्पॉर्टेंस जो है वो किसको प्रोवाइड की गई है, हाइड्रोजन को। देखिए, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो आपकी बुक के पेज नंबर 48 पर बने गए पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट साइड पे टॉप पर पड़ा हुआ एलिमेंट है। अगर आप इस हाइड्रोजन को जाकर पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो पढ़ा ये तो अल्कली मेटल्स में है। अल्कली मेटल्स में फर्स्ट नंबर पर हाइड्रोजन है, बट हाइड्रोजन को अल्कली मेटल कंसीडर नहीं किया जाता। आप जाके देख सकते हैं कि उसका जो कलर है बाकी जो मेटल्स हैं उनसे मैच नहीं करता। ठीक है जी। तो इस वजह से हाइड्रोजन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इन फ्यूचर आप हायर क्लासेस में प्रॉपरली जाकर डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की बॉन्डिंग करने की नेचर है विच इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आइए उसी प्रॉपर्टी से आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हाइड्रोजन की इम्पॉर्टेंस क्या है। ठीक है जी। तो कुछ बातें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से रेलिवेंट हैं, तो पहले मैं आपको वो बातें बताऊँगा, फिर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ दी स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी ये स्पेशल टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो कि हमेशा प्रेजेंट होती है परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल्स। ये बात तो हमें पहले भी पता थी कि जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अभी तक हमने बात डिस्कस की है वो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान ही की थी। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपने याद रखना है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो हैं, लेकिन कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? स्पेशल टाइप। और ये पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान ही हम इनकी बात करेंगे, लेकिन कौन से पोलर मॉलिक्यूल्स? परमानेंट, यानी जो कि हमेशा पोलर मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ठीक हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट्स, ज़ाहिरी सी बात है अगर इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनेंगी तो आगे फ्यूचर में इनके दरमियान डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी होगी। आप अट्रैक्शन कह लीजिए या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरेक्शन का वर्ड ही मेरा ख्याल था यूज़ किया गया था लास्ट टाइम, कंफर्म कर लेते हैं जी। इंटरेक्शन, इंटरेक्शन। ठीक है, तो क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अवेलेबल होंगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो कि स्पेशल टाइप है, तो इन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से फ्यूचर में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगी, लेकिन ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन थोड़ी सी यूनिक होगी। यूनिक का मतलब कि इम्पॉर्टेंट होगी, यूनिक का मतलब कि बाकियों से डिफरेंट होगी। यानी हाइड्रोजन जो है ये जो याद रखिए पोल्स बनाएगा ये थोड़े से यूनिक होंगे। ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम HCl की ली हुई थी, इस वक्त हमने एग्जाम्पल चेंज कर लिया है, हमने वाटर को ले लिया है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, एग्जाम्पल चेंज हो जाएगी। ठीक है जी। तो वाटर में आप देख सकते हैं वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, आपने आज तक पढ़ा है H2O, लेकिन वाटर जब भी स्प्लिट होता है तो HOH बना देता है। ठीक है, वैसे वाटर जब स्प्लिट होगा तो ये अपने आप को वैसे आयोनिक बॉन्ड में भी रख सकता है, तो वाटर पे कंप्लीट H पॉजिटिव और कंप्लीट OH नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, इसकी एक नेचर ये भी है, लेकिन इस वक्त क्योंकि हम कोवलेंट बॉन्ड से रेलेवेंट बात डिस्कस कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पर इस नेचर को नहीं बल्कि हम इस नेचर की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इस वक्त आप देख सकते हैं कि वाटर HOH से मुराद ये होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जबकि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। इसी तरह जहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है उन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है वहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब गौर करिए, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल,
ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव एंड है वो दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इस अट्रैक्शन की वजह से इनके दरमियान क्या बन जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके दरमियान बनेंगी, इनको हम हाइड्रोजन की वजह से स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम देंगे। और इस वक्त ये वाटर जो है फिल वक्त परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके दरमियान बनेंगी, ये वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आना स्टार्ट हो जाएंगे, एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आएंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, तो करीब आने की वजह से स्टूडेंट्स इनके दरमियान क्या स्टार्ट हो जाएगी, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। और वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की वजह से आप बुक पर देख सकते हैं, जो नीचे डायग्राम बनी हुई है वो उन्होंने पोल बनाए हुए हैं कि एक पोल इसका ऐसे बना दिया है और इसका पोल ऐसे बना दिया। दिस पोलिंग नेचर मीन्स टू से कि स्पेसिफिक वे से एक दूसरे के क्लोज आएंगे और उस क्लोजनेस के बाद उनके दरमियान नेट फोर्सेस क्रिएट हो जाएंगी और उन्हीं नेट फोर्सेस की वजह से हम इनको डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का नाम देंगे। तो ये स्टूडेंट असल में हाइड्रोजन की नेचर को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पर और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की बेस पर। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर तो आपको ये बात अच्छी तरह समझ आई है तो आइए अब हम मूव करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन की तरफ। तो अब आपको डेफिनेशन समझने में आसानी हो जाएगी कि व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि जी पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल। यहाँ तक आपकी आधी बात कंप्लीट होती है कि एक मॉलिक्यूल का आपके पास जो हाइड्रोजन एटम है, उस हाइड्रोजन एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और वो भी कौन सा, पार्शियल। तो अब आप देख सकते हैं कि इस वाटर के एग्जाम्पल में आप इस हाइड्रोजन को देखिए तो इसमें ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन एटम है, इस मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन एटम है, उस हाइड्रोजन एटम के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जो कि क्या करेगा, वो ये करेगा कि ये हाइड्रोजन अट्रैक्ट्स करेगा और फॉर्म्स करेगा अ बॉन्ड। यानी पहले तो अट्रैक्शन क्रिएट करेगा और अट्रैक्शन के बाद वो एक बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, विद दी पार्शली नेगेटिवली चार्ज एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल। किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वो क्या करेगा, पार्शली नेगेटिवली चार्ज एटम। यानी अब अगर वाटर के इस मॉलिक्यूल में हमने इस हाइड्रोजन को पार्शली पॉजिटिवली चार्ज का नाम दिया है, तो इसी तरह दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिवली चार्ज एटम, ये दूसरा मॉलिक्यूल है वाटर का, और इसमें जो ऑक्सीजन है असल में इस वक्त ये नेगेटिवली चार्ज एटम कहलाएगी। इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज एटम, ठीक है। तो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी, इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी, उसी बॉन्डिंग को हम क्या नाम देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि हमेशा हाइड्रोजन का साइज स्मॉल होता है और स्मॉल साइज होने की वजह से उसके ऊपर दूसरी बात पॉजिटिव चार्ज है, तो वो किसी भी दूसरे नेगेटिव एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। और वो दूसरा नेगेटिव एटम हमेशा वो होगा जिसके ऊपर लोन पेयर मौजूद होगा। लोन पेयर से मुराद अगर मैं यहाँ पे अदर एटम की अदर चार्ज नेगेटिवली चार्ज एटम की एग्जांपल आपको दूं तो वो क्या क्या हो सकती हैं। वो पहली बात तो आपने देख लिया ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात वो आपके पास फ्लोरीन एटम हो सकता है, उसके अलावा ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, इस तरह करके कोई भी दूसरा एलिमेंट हो सकता है। ठीक हो गया जी। या वाटर को अगर आप किसी कंपाउंड में भी पुट कर दें तब भी वो हो सकता है। अब मैं इसकी एक एग्जांपल देना तो चाहता हूँ जो कि एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, रेलिवेंट टू ऑक्सीजन ही है, कि अगर मैं इस ऑक्सीजन को एक मॉलिक्यूल बना दूँ, चले रहने दें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये जब आप
क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जब अल्कोहल में वाटर को डिज़ोल्व किया जाता है या वाटर में अल्कोहल को डिज़ोल्व किया जाता है तो ये कैसे डिज़ोल्विंग होती है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। इस वजह से ये जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो याद रखिएगा, आपने मेरे से ये एग्जांपल ज़रूर पूछनी है, ठीक है जी। अभी आप इसको यूँ याद रखिए कि इस वक्त जितने भी नेगेटिवली चार्ज एटम्स होंगे, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये तमाम के तमाम आपने याद रखना है, इनके पास हमेशा क्या अवेलेबल होता है, लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर से मुराद के ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर अवेलेबल होता है जिसने अभी बॉन्डिंग नहीं की होती, जिसने बॉन्डिंग करनी होती है, ठीक है। तो इस तरह का जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है उसे लोन पेयर का नाम दिया जाता है। तो आइए स्टूडेंट, पहले ये हमारा तकरीबन हाफ हो चुका है, इसको पहले रीड कर लेते हैं। पेज नंबर 67 पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट इन दी परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल्स। ये बात हमने सबसे पहले डिस्कस की, ठीक है जी। आगे चलते हैं। दिस बॉन्डिंग कैन बी कंसीडर्ड एज यूनिक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ये बात हमने सेकंड नंबर पे डिस्कस की, ठीक है जी। दिस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्स बिटवीन मॉलिक्यूल दैट हैव अ हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू अ स्मॉल, यानी ये जो फोर्सेस हैं ये हमेशा तब क्रिएट होंगी जब हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन एटम, और वो भी ऐसा हाइड्रोजन एटम जो बॉन्डेड टू अ स्मॉल, यानी जो कि बॉन्डेड होगा, स्मॉल होगा, और किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हमेशा उसके साथ बॉन्डेड करेगा या बॉन्डिंग करेगा जो कि क्या होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव विद लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, सच एज, अब उसने क्या एग्जांपल दिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो मैंने भी आपके सामने यही एग्जांपल रखी हैं, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। The covalent bond between hydrogen atom and other atom become polar enough, यानी इनके दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, जो कि असल में कोवलेंट बॉन्ड ही बनना है, वो इतना पोलर हो जाएगा, मतलब इनफ, इतना टू क्रिएट अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम, जिसकी वजह से हाइड्रोजन एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन दी अदर एटम, और दूसरे एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब वो दूसरा एटम ऑक्सीजन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे इसमें से एक एग्जांपल अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं ऑक्सीजन वाली, जैसे यहाँ पर हमने वाटर में ऑक्सीजन लिया हुआ है, ठीक हो गया जी, हाइड्रोजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन। इसी तरह एग्जांपल जो है अगर फ्लोरीन की देखी जाए तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हाइड्रोजन के साथ F आ जाता है, इसमें हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसको हाइड्रोजन फ्लोराइड कहते हैं, ठीक है। इसको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का नाम भी दिया जाता है। इसी तरह नाइट्रोजन के साथ तो ये बॉन्डिंग होती है, ठीक है जी। आगे कहते हैं जी कि द स्मॉल साइज एंड हाई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम इनेबल इट, यानी जो साइज हाइड्रोजन का वो छोटा है और उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इतना हाई होता है कि वो इनेबल इट, अगले को इस काबिल बना देता है टू अट्रैक्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, कि दूसरा जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, आगे ब्रैकेट में उन्होंने लिखा हुआ है, चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो फ्लोरीन है, टू एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, वो उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। जैसी उनकी अट्रैक्शन होती है तो उस अट्रैक्शन की वजह से उनमें यूनिक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होती है और उनके दरमियान स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक हो गया जी। सो आगे जो लिखा हुआ है प्रॉपर, वो पूरी यही डेफिनेशन अगेन रिपीट की गई है जो कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नीचे आपको डायग्राम बनी नज़र आ रही है, होपफुली ये डायग्राम भी आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, मैंने वो भी आपको बता दिया। अब आगे मूव करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है वो हमने देखना है कि स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये बहुत से मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान होती है,
लेकिन मॉलिक्यूल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब कि अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं, फॉर एग्जांपल वाटर, तो वाटर एक मॉलिक्यूल है। और अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, CH3OH, वैसे अल्कोहल के डिफरेंट फार्मूलाज हैं जिसमें से एक ये है, लेकिन जो फॉर्मली अल्कोहल को फार्मूला दिया जाता है मैं वो अल्कोहल लिख लेता हूँ C2H5OH। ठीक है जी, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। क्या नाम है? इथाइल अल्कोहल। ये अल्कोहल की एक टाइप है जो कि ज़्यादातर यूज़ होती है। ठीक है, तो वाटर का स्टूडेंट जो आप कह लीजिए एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर में कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि जितने भी लिक्विड हैं हम उसको स्पेसिफिकली ये कहते हैं कि जितने भी लिक्विड हैं अगर वो अपने लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएं तो उस वक्त एक स्पेसिफिक पॉइंट पर वो कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं, उसी पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट का नाम दिया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि वाटर में भी हाइड्रोजन है और अल्कोहल में भी हाइड्रोजन है। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग है। क्या चीज़? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये स्ट्रॉन्ग कैसे है? ये अब आप एक सवाल यहाँ पर उठता है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कैसे है। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी लिक्विड को आप टेम्परेचर देते जाएं, एक वक्त आएगा कि वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। तो उस कन्वर्जन में जो पॉइंट होगा जिस पे वो कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, उस कन्वर्जन पॉइंट पर हम उसको क्या नाम देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, अल्कोहल का 78 है। इट मीन्स दैट अल्कोहल ज़्यादा जल्दी बॉयल होना स्टार्ट हो गई थी, ज़्यादा जल्दी बॉयल होना स्टार्ट हुई है। इट मीन्स डैट कि उसके हाइड्रोजन के बॉन्ड्स ज़्यादा जल्दी टूटे हैं, या इट मीन्स डैट कि उसकी बॉन्डिंग नेचर जो थी हाइड्रोजन की वो वीक थी। अब इससे क्या प्रूव हुआ? इससे ये प्रूव हुआ स्टूडेंट्स कि वाटर के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है। वो क्या है? स्ट्रॉन्ग। जबकि अल्कोहल में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? वीक। अब आप देख सकते हैं इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर बहुत ज़्यादा क्या किया है? अफेक्ट किया है। कि फिजिकली तौर पे वाटर के अंदर हाइड्रोजन जो हैं उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि अल्कोहल में क्या होती है? वीक होती है। ठीक हो गया जी। आगे आ जाइए, यही नीचे फैक्टर है एक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। Due to this, boiling points of the compounds are affected greatly, यानी उनके boiling points पे बहुत ज़्यादा क्या पड़ता है? अफेक्ट पड़ता है। For example, the boiling point of water is 100 degree Celsius is higher than that of alcohol 78 degree Celsius because of more and strong hydrogen bonding in water। कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? स्ट्रॉन्ग है। हाइड्रोजन ने स्ट्रॉन्गरली ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्शन की हुई है, वाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक हो गया जी। तो ये स्टूडेंट यहाँ तक जो है आप कह लीजिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक फैक्टर था जो कि उन्होंने बताया हुआ है। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे, हमारा एक और पैराग्राफ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रेलिवेंट। ठीक है जी, वो मैंने एज अ कह लीजिए क्वेश्चन बनाकर लिख दिया है जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट्स वाई मैंने इसको मेंशन किया है। क्वेश्चन आपके पास है, व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, कि बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है। कभी आपने गौर किया हो घर में स्टूडेंट्स, आप बर्फ़ लेते हैं, उस बर्फ़ को कूलर जो है उसमें आप पानी भरते हैं और कूलर में बर्फ़ को डाल देते हैं। क्या होता है? आप जैसी बर्फ़ को डालेंगे वो बर्फ़ कुछ देर के लिए पानी में नीचे जाएगी सिंक होने के लिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद वापस ऊपर आ जाएगी और पानी के ऊपर लेयर के ऊपर तैरना स्टार्ट कर देगी। क्या आपने इस चीज़ पर कभी गौर किया है? गुड। अगर तो किया है तो बहुत ज़बरदस्त, अगर नहीं किया तो 2 मिनट के लिए इसको ज़रा सोचिए। ठीक है।
अब आप उसी कूलर में दोबारा पानी भरिए, बर्फ़ को निकाल दीजिए, एक छोटा सा पत्थर लीजिए, उस पत्थर को पानी में फेंक दीजिए। क्या होगा? वो जो पत्थर होगा, वो स्टोन होगा, वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, नीचे जाके बॉटम पर बैठ जाएगा। अब आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि बर्फ़ भारी थी कि पत्थर। तो एक आम इंसान भी कहेगा जी बर्फ़ का वेट तो ज़्यादा था, पत्थर का कम था, फिर पत्थर कैसे सिंक हो गया? सवाल ये है। तो असल में स्टूडेंट्स यहाँ पर एक फ़िज़िक्स का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल लगता है, विच इज़ कॉल्ड आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल। ये आप अपनी 9th क्लास की जो फ़िज़िक्स की बुक है उसमें डिस्कस करेंगे इस प्रिंसिपल को। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसकी बेस पर आप कह लीजिए जितनी भी फ्लोटेशंस के प्रोसेस हैं, यानी जो भी चीज़ें पानी के ऊपर तैर रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शिप है, ठीक है, कितनी बड़ी शिप होती है। एक एग्ज़ाम्पल आप टाइटैनिक की ले लीजिए, कितनी बड़ी शिप थी, उसमें कितने ज़्यादा रूम्स थे और उसमें कितने ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ पीपल उसमें थे, लेकिन इतना ज़्यादा वेट होने की वजह से भी वो डूबती नहीं थी। शिप कभी भी डूबती नहीं है। वो टाइटैनिक का एक अलग प्रोसेस था कि वो टकराई थी, वो पूरा एक प्रोसीजर, एक स्टोरी थी जिसको होपफुली आपने भी सुना हुआ होगा। वैसे अगर जनरली बात की जाए तो शिप जो है उसमें कितना ज़्यादा वेट होता है, वो फिर भी नहीं डूबती, क्योंकि वो असल में बनाई जाती है आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल की बेस पर। अब ये प्रिंसिपल क्या है ये सुनिए, फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमें ये समझ आएगा कि वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। स्टूडेंट, होता ही है कि जो पत्थर है, स्टोन है, जब हम उसको पानी में फेंकते हैं तो जो स्टोन की सरफेस है, जितनी सरफेस स्टोन की है और जितनी सरफेस उस पानी की है जहाँ पर उसने कोलाइड करना है, टकराना है और नीचे जाना है, उस सरफेस पर जो स्टोन की डेंसिटी है वो हैवी होती है। डेंसिटी का मतलब कि उसका मैस, उसका वेट वो ज़्यादा होता है, जिस वजह से स्टोन जो है वो पानी में सिंक कर जाता है। ठीक हो गया। जबकि आप ये देखिए कि जो बर्फ़ है यानी आइस है, वो इस वजह से फ्लोट करती है पानी में। उसकी रीज़न ये है कि जितनी सरफेस आइस की है, जितनी सरफेस आइस की है, जिस सरफेस से उसने पानी के ऊपर आना है, पानी की उस सरफेस तक आइस की डेंसिटी होती है कम। आइस की डेंसिटी की वजह से आइस जो है वो पानी के ऊपर रहती है। तो असल में यहाँ पे जो फैक्ट है वो असल में डेंसिटी है। ठीक है जी। तो इसी बेस पे मैंने सामने डेंसिटी को ही मेंशन किया हुआ है कि जो आइस है, आइस की जो डेंसिटी होती है वो अगर 0 डिग्री पे बात की जाए तो 0 डिग्री पे उसकी डेंसिटी होती है 0.917 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। ठीक है जी, 0.917। जबकि अगर डेंसिटी की बात लिक्विड की जाए, वाटर की, ये आइस थी, बर्फ़ थी, ये लिक्विड वाटर है, यानी ये वाटर ही है लेकिन लिक्विड स्टेट में। सेम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे देखे जाए तो इसकी डेंसिटी होती है 1.00, यानी वाटर की डेंसिटी इस वक्त आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, आइस की डेंसिटी क्या है, कम। इस वजह से डेंसिटी की चेंजेस की वजह से आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, मतलब आइस जो है वो पानी के ऊपर तैरती है। इधर उन्होंने यहाँ पर जो बात एक्सप्लेन की आपके टॉपिक में, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को असल में प्रेस किया हुआ है डेंसिटी की निस्बत। उन्होंने कहा हुआ है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। क्यों? जाहिर सी बात है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसमें हाइड्रोजन की बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है। इस वजह से जो आइस है वो वाटर के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है, यानी उसके ऊपर तैरती है। आ जाइए पेज नंबर 68 पे, सेकंड पैराग्राफ है, द इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन ऑफ फ्लोटिंग ऑफ आइस और वाटर इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक हो गया जी। द डेंसिटी ऑफ आइस, वो मैंने आपको बता दी, इज लेस देन दैट ऑफ लिक्विड वाटर, कि आइस की डेंसिटी कम होती है कंपैरेटिवली टू लिक्विड वाटर। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि लिक्विड वाटर में मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं और सॉलिड वाटर यानी आइस में मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं। देखिए, ये बात तो आपको वैसे भी पता होनी चाहिए कि जितनी भी सॉलिड स्टेट्स होती हैं उसमें मॉलिक्यूल टाइडली पैक होते हैं। टाइडली पैक यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, टाइडली पैक। जबकि लिक्विड में क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल टाइडली पैक नहीं होते, बल्कि वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं।
क्या कर रहे होते हैं, रैंडम, उनका कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, जबकि प्रॉपर स्ट्रक्चर भी नहीं होता वाटर का। उसकी निस्बत अगर सॉलिड को देखा जाए तो सॉलिड के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को एक दूसरे के साथ टाइटली पैक करके एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर्म में ले आते हैं। तो आपने देखा होगा बर्फ़ का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है, पूरा एक ऑर्डर फॉर्म में होता है। आप पानी को जिस भी बाउल में या जिस भी बर्तन में डाल के उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करते हैं तो वाटर जब आइस बनता है तो उसी शेप में आ जाता है, और अब उसमें जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो तमाम के तमाम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होते हैं। ठीक हो गया। जबकि उसकी निस्बत अगर आप वाटर को देखेंगे तो वाटर जो है वो मूव कर रहा होगा, क्योंकि उसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। रैंडम का मतलब ये होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक हो गया जी। In the liquid state, the water molecules move randomly. However, when water freezes, यानी जब उसको ठंडा किया जाएगा तो molecules arrange कर लेंगे themselves एक दूसरे को in an order form, एक order form में यानी एक sequence में ले आएंगे। That give them an open structure, और openly एक structure जो है वो हमें नज़र आएगा आइस का। This process expands the molecule, और जाहिर सी बात है अगर आपने पानी लिया हुआ है एक बाउल में तो उस बाउल में जब बर्फ़ बनेगी तो उसका स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर होगा और सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे। ठीक हो गया। डैट रिजल्ट इन आइस बीइंग लेस डेंस एज कंपेयर टू वाटर, और यही कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से वाटर जो है आइस जो है ये लेस डेंस होती है। डेंस मीन्स कि उसकी डेंसिटी कम होती है कंपैरेटिवली टू वाटर। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे एक और आपको बात बताता चलूँ कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। तो स्टूडेंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू m ओवर v। D इज़ द डेंसिटी, m इज़ द मास एंड v इज़ द वॉल्यूम। गौर करिएगा प्लीज़। अगर मैं कहूँ D इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m तो दूसरी तरफ ये कहूँगा D इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v। अब ये टर्म्स आपको पढ़नी भी आनी चाहिए और आपको आती भी हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी चीज़ का मैस ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। तो इस फॉर्मूले की बेस पर असल में हमने जो है वो डेंसिटी की बात जो है वो डिस्कस की है। ठीक हो गया। अब अगर हम यहाँ पर वाटर की निस्बत जो कह लीजिए बर्फ़ है उनकी डेंसिटी की बात करें तो हमने कहा कि डेंसिटी ऑफ आइस क्या होती है, लिक्विड की निस्बत कम होती है। डेंसिटी कम होती है यानी ये फॉर्मूला यूँ बनेगा D इज इक्वल टू m ओवर v। डेंसिटी अगर कम होगी तो मैस भी कम होगा आइस का, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे वाटर की डेंसिटी के साथ। तो आइस की डेंसिटी अगर कम होगी मैस भी क्या होगा, कम, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम का मतलब कि उसके मॉलिक्यूल एक्सपैंड हो जाएंगे, उसका स्ट्रक्चर ओपन होगा। तो यही बात जो अभी उन्होंने वहाँ पर थ्योरेटिकली लिखी हुई थी मैंने आपको उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में भी समझा दिया। ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक कंप्लीट होता है। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था, एक टफ़ टॉपिक था। होपफुली आपको ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह समझ भी आ गया होगा। लेकिन स्टूडेंट्स इसको जो आप कह लीजिए इस टॉपिक को अगर आपने राइट करना है तो पहली बात मैं आपको ये बता दूँ ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको लिखने का एक मेथड है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जब हेडिंग देंगे तो इस फर्स्ट पैराग्राफ पे जो कि पेज नंबर 67 पे है इसकी लास्ट 4th लाइन से फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेफिनेशन को पहले लिखेंगे। सो का वर्ड जो है वो काट देंगे, उसके आगे से पार्शली पॉजिटिवली जहाँ से मैंने डेफिनेशन स्टार्ट की है P कैपिटल कर लेंगे। पहले आप इस डेफिनेशन को कॉपी करेंगे। डेफिनेशन लिखने के बाद आप स्टार्टिंग में आ जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसके ऊपर आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बनाएंगे और प्रॉपरली जहाँ तक डेफिनेशन लिखी है उससे पहले तक अदर मॉलिक्यूल तक आप इस पूरे को एज अ एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद नीचे 2 स्ट्रक्चर बने हुए हैं आप उन दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। बना लिया, उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के बाद नीचे आ जाइए तो लास्ट 2 लाइंस लिखी हुई हैं इस पेज पे। उस पे जो सेकंड लाइन है फॉर एग्जाम्पल,
वहाँ पर आप एग्ज़ाम्पल की हेडिंग देंगे और अगले पेज की सेकंड लाइन तक आप एग्ज़ाम्पल लिखेंगे। तो ऐसे ही आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसके अलावा स्टूडेंट इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन है, सेकंड पैराग्राफ पेज नंबर 68। वो क्वेश्चन क्या है वो आपको मैं बता चुका हूँ, वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। तो अगले पैराग्राफ की फर्स्ट 3 लाइन्स जो हैं वो आपका इसका आंसर बनेगा, तकरीबन वो 2 पॉइंट्स बन जाएंगे। इस तरह स्टूडेंट्स ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस टॉपिक में से MCQs को ज़रूर सेपरेट करिए, ठीक है, कि व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ आइस, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर, ये 2 MCQs हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा आप यूँ भी MCQs इसमें से बना सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ कंसीडर्ड एज द डैश टाइप ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। तो आप इसका आंसर जो है वो याद रखेंगे, स्पेशल टाइप। फिर एक MCQ इसमें से बन सकता है कि विच टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसका आंसर आपके सामने है कि यूनिक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इस तरह स्टूडेंट इसमें से कई MCQ जो है वो सेपरेट हो सकते हैं और मुझे यकीन है कि आप ये सेपरेट करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है हम यहाँ तक, आज का जो वर्क है वो हम कंप्लीट करते हैं। तो आज हमारा वर्क फॉर डे 10 यहाँ तक इस टॉपिक तक कंप्लीट होता है, विच इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थैंक यू।